डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर वीडियो है। आपको जीन एक्सप्रेशन बहुत अच्छी तरीके, जीन रेगुलेशन आपको बता दिया गया था। लैक ओपेरोन मॉडल, टीआरपी ओपेरोन मॉडल, लैक ओपेरोन मॉडल, टीआरपी ओपेरोन मॉडल के बाद ठीक है जो आपका लेक्चर वीडियो है वो तैयार हो रहा है आपका डीएनए रेप्लिकेशन पे, जिसमें आपने अभी तक पढ़ा है मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब कि रेप्लिकेशन का तरीका क्या है, ठीक है। तो उसका जवाब आपको मिला था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है सेमी कंजर्वेटिव है। इस बात को दो साइंटिस्ट के, मतलब एक तो साइंटिस्ट के ग्रुप थे, मिसेल्सन एंड स्टाल, मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, उन्होंने प्रूव किया था। किसको लेके? तो आपको बताया गया था कि NH4Cl सॉल्यूशन को लिया गया था। क्यों लिया गया था? N15 हैवी आइसोटॉप का यूज करके उसको प्रूफ कर दिया गया। यानी वहां पे मैंने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। दिस वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। दिस वाज प्रूव्ड बाय मिसेल्सन एंड स्टाहल, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स E. coli, but this was proved by Taylor in यूकैरियोटिक सेल, विसिया फावा, ठीक है। क्लियर है? ये मैंने बताया था। उसके बाद ये जब हमने आपको बता दिया था, उसका मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने, टेलर साहब ने किसका यूज किया था? थाइमिडीन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, और मिसेल्सन स्टाहल ने नाइट्रोजन हैवी आइसोटॉप व्हिच वाज नॉट ए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। इसको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, एक उसके बाद अगर हम बात करें तो अब आता है डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा कैसे, ठीक है। तो आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, एक क्वेश्चन आपने, मतलब एक एग्जांपल के साथ उस क्वेश्चन को आप समझिए, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन ये होता है कि डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। आरएनए कभी रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है, बट डीएनए डीएनए को बना सकता है। आपने देखा होगा टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि फोटोस्टेट मशीन आप ले लीजिए। फोटोस्टेट मशीन में एक ओरिजिनल कॉपी रखते हैं और उसका फोटो कॉपी निकालते हैं। तो जो ओरिजिनल कॉपी रखते हैं, जो ओरिजिनल पेपर होता है वो होता है टेम्पलेट, और उसी का कॉपी निकलता है 1, 2, 4, 8 जैसे निकलता है। तो जो डीएनए होती है ना, ठीक है, उसमें जो दो स्ट्रैंड होता है, वो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है। वो दोनों स्ट्रैंड किसका काम करता है? टेम्पलेट का काम करता है। दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है। क्लियर? ये जो दो स्ट्रैंड है उसमें से एक स्ट्रैंड जो है, ठीक है, वो होता है 5 to 3 प्राइम, और दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो होता है 3 to 5 प्राइम, ठीक है। आप जानते हैं कि डीएनए का स्ट्रैंड एक दूसरे का क्या होता है? एंटी पैरेलल, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड अगर 5 to 3 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या है? 3 to 5 प्राइम। अब आप सोचिए कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है कितना स्पेसिफिक होगा, क्योंकि डीएनए से डीएनए बनना है। गलती से भी कहीं भी थोड़ी भी अगर एक्यूरेसी में चूक हुई तो क्या होगा? म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है, म्यूटेशन हो जाएगा, और पूरा का पूरा आगे का पूरा प्रोसेस जो सेंट्रल डॉगमा होता है, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, प्रोटीन से एंजाइम बनना,
ये सब कुछ डिफेक्टिव हो जाएगा। और एंजाइम डिफेक्टिव होगा तो मेटाबॉलिज्म भी डिफेक्टिव होगा। इसलिए डीएनए का जो रेप्लिकेशन है बहुत ही एक स्पेशल प्रोसेस है, ठीक है। इसका जो मतलब बनने का जो प्रोसेस है बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, 100% एक्यूरेसी मांगता है। तो आइए, कहता है डीएनए के रेप्लिकेशन में मतलब एक ग्रुप ऑफ, कोई एक एंजाइम नहीं, कोई दो एंजाइम नहीं, एक ग्रुप ऑफ एंजाइम यूज होता है, एक सेट ऑफ एंजाइम यूज होता है डीएनए के रेप्लिकेशन में। और जानते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन में कुल 7 एंजाइम यूज होंगे, बट उसमें से 3 एंजाइम का एक ही नाम है, डीएनए पॉलीमेरेज। 3 एंजाइम का एक ही नाम है, डीएनए पॉलीमेरेज। डीएनए पॉलीमेरेज 1, डीएनए पॉलीमेरेज 2, डीएनए पॉलीमेरेज 3, ठीक है। उसके अलावा क्या है, कहता है डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज, ठीक है। लेकिन ये सब 2-3 एंजाइम के एक्शन के बाद आते हैं। चलिए मैं आपको मुलाकात करवाता हूं एंजाइम से। आइए, सबसे पहले अगर डीएनए का, आप जानते हैं कि डीएनए का जो मॉडल है वो क्या है, हेलिकल मॉडल है। तो हेलिक्स में अगर कोई चीज हेलिकली अरेंज हो, 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से हेलिकली लिपटा हुआ हो, रस्सी का टुकड़ा आप देखिए, अगर आप रस्सी के टुकड़े को आप देखिएगा, गौर से देखिएगा रस्सी के टुकड़े को, तो एक दूसरे पे लिपटा हुआ रहता है हेलिकल स्ट्रैंड में। जब उसको आप खोलिएगा तो रिवर्स रूप से रस्सी का टुकड़ा फिर से लिपट जाएगा। यानी कि रस्सी के टुकड़े को आप खोलेंगे फिर से लिपटेगा, खोलेंगे फिर से लिपटेगा, खोलेंगे फिर से लिपटेगा, ठीक है। तो कहता है सबसे पहले रस्सी के टुकड़े की तरह ही है कौन, डीएनए। रस्सी के टुकड़े की तरह ही है डीएनए, ठीक है। उस रस्सी के टुकड़े की तरह ही है डीएनए, ठीक है। तो रस्सी के टुकड़े को जैसे अभी हम ऐसे करके खोल रहे हैं तो वो अपने आप फिर रिवर्स टेंशन के कारण क्या होगा, लिपट जाएगा। तो चलिए सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनने के लिए हमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को किसके रूप में यूज करना पड़ेगा, टेम्पलेट के रूप में। टेम्पलेट के रूप में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को यूज करने के लिए हमें डीएनए के डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है उसको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। आप जानते हैं वहां पे क्या है, नाइट्रोजनस बेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, सी और जी के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। हमें तोड़ना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है। उसके लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं, पहला एंजाइम, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होने वाला पहला एंजाइम, उसका नाम है हेलिकेज, उसका नाम है अनवाइंडेज, जो कि अनवाइंड करता है। वाइंड अप मतलब बंद करना, अनवाइंड मतलब खोलना। तो कहता है ये उसको खोलता है, दोनों स्ट्रैंड को, जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है उनको आपस में जो जुड़ा हुआ होता है उसको खोलता है। अनवाइंडेज और हेलिकेज व्हिच अनवाइंड बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। बट याद रखिएगा, कहता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को खोलना सबसे एक्सपेंसिबल होता है। इतनी एनर्जी खत्म होती है कि कभी भी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को पूरी तरह से खोला नहीं जाता। डीएनए के स्ट्रैंड को, ठीक है, खोला जाता है पार्शियली, और खोलने के बाद उस पार्शियली अनवाइंड दोनों स्ट्रैंड पे, ठीक है, नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है। वो दोनों स्ट्रैंड जिसपे नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा वो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट ही कहलाएगा। एक कहलाएगा 5 to 3 पंप ये टेम्पलेट, और एक कहलाएगा 3 to 5 टेम्पलेट, ठीक है। तो बताइए 3 to 5 टेम्पलेट पे जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 to 3, ठीक है। और 5 to 3 पे जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है,
ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। ये आपका क्या है 5 प्राइम, ये आपका क्या है 3 प्राइम, ये आपका क्या है 3 प्राइम, ये आपका क्या है 5 प्राइम। तो देखिए ये पूरा तो खोलेंगे नहीं, ठीक है, पूरा नहीं खोलेंगे, ठीक है, पूरा नहीं खोलेंगे, ये ऐसे हम खोल के दिखा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे खोल के दिखा रहे हैं 5 प्राइम, ठीक है, टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, हमने दिखाया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये हमने दिखाया आपको। तो कहता है कि ये जो है, ये जो टेम्पलेट हुआ वो 3 to 5 और ये क्या हुआ 5 to 3। इस पे जो नया स्टैंड बनेगा वो क्या बनेगा 5 to 3 और इस पे जो बनेगा वो क्या होगा 3 to 5। तो यहां पे एक क्वेश्चन उठता है, वो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, आप सिर्फ याद रखिए, ठीक है। आप याद रखिए कि ये जो टेम्पलेट है ये हमारा क्या है 3 to 5 का, इस पे जब नया बनेगा तो 5 to 3 का बनेगा। ये हमारा क्या है, ठीक है 5 to 3, 3 to 5 का, इस पे जो हमारा बनेगा, सॉरी 5 to 3 का, इस पे जो हमारा बनेगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में नहीं बनेगा। तो देखिए वहां पे क्या होता है देखेंगे बाद में, पहले आइए। कहता है कि द मैकेनिज्म, द मेशनरी एंड द इंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ध्यान से सुनिए। कहता है लिविंग सेल, लिविंग सेल ले लीजिए, प्रोकार्योटिक सेल यहां लिया गया, प्रोकार्योटिक सेल में क्या लिया गया ई कोलाई। ई कोलाई में प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन के लिए एक सेट ऑफ जीन का रिक्वायरमेंट होता है, वही लिखा हुआ है रिक्वायर्ड ए सेट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब इंजाइम, जीन हमने बोल दिया इंजाइम, ठीक है। ए सेट ऑफ इंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कैटलिस्ट यानी बायो कैटलिस्ट, ठीक है। कहता है पहला हमने क्या बताया था हेलिकेज और अनवाइंडेज, हेलिकेज और अनवाइंडेज। हमने आपको बताया है कि पहला एंजाइम में जो यूज होता है उसका नाम है हेलिकेज और अनवाइंडेज। आपने क्या किया, दोनों स्ट्रैंड को खोला, हमने क्या बताया था रस्सी को जैसे आप खोलते हैं तो फिर से वो लिपट जाता है रिवर्स टेंशन के कारण, तो यहां भी फिर से लिपटेगा। इसीलिए कहता है उसको खोलने के बाद, ठीक है, जो दूसरा एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो होती है टोपोआइसोमेरेज। क्या होती है टोपोआइसो, दूसरा जो मतलब जब खोल दिया आपने तो कहता है खोलने के बाद एक जो दूसरा एंजाइम की जरूरत पड़ेगी वो होगा SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। यानी कि जब उसको खोलते हैं तो दोनों उसका स्ट्रैंड एक्सपोज हो जाता है, उस एक्सपोज हुए पार्ट को स्टेबलाइज करने का काम करता है कौन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये भी एक तरह का प्रोटीन फैक्टर है जो एंजाइम का काम करता है। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद तीसरा एंजाइम जो आता है उस ग्रुप ऑफ एंजाइम में, सेट ऑफ एंजाइम में जो तीसरा एंजाइम है उसका नाम है टोपोआइसोमेरेज। क्या नाम है उसका, टोपोआइसोमेरेज। ये टोपोआइसोमेरेज क्या है, कहता है ये इसको बोलते हैं कटिंग एंड रीसीलिंग एंजाइम। इसको क्या बोलते हैं, कटिंग एंड रीसीलिंग एंजाइम। ये कट भी करता है और रीसील भी करता है। यानी ये क्यों ऐसा करता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये अगर हमारा, ठीक है, ये हमारा अगर डीएनए है, ठीक है, ये हमारा अगर डीएनए है, इसको जब हम ओपन करते हैं ना ये फिर से लिपट जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तो हेलिकेज या अनवाइंडेज के द्वारा इसको खोला, खुल गया, उसके बाद जो इसका एक्सपोज यानी ये जो दोनों ये है इस पे क्या आया, पहले अनवाइंडेज इसको खोला, उसके बाद यहां पे क्या आया SSBP आया, उसके बाद टोपोआइसोमेरेज। ये पूरा स्टेबलाइज नहीं हुआ है, बार बार लिपट जा रहा है, तो उसके रिवर्स टेंशन को हटाने के लिए, ठीक है, क्या होता है टोपोआइसोमेरेज आता है। वो उसको काटता भी है, काटने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, काटने के बाद वो सीधा हो जाता है, ठीक है, फिर वो आपस में उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जब उसका रिवर्स टेंशन, जो रिवर्स क्वाइलिंग होती है, सुपर क्वाइलिंग होती है, सुपर क्वाइलिंग को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करने के लिए कटिंग रीसीलिंग, कटिंग रीसीलिंग, कटिंग रीसीलिंग, कट करते हैं तो वो उस पार्ट से अलग हो जाता है, वो सीधा हो जाता है, थोड़ी देर में रिलैक्स होकर सीधा हो जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को कटिंग, फिर वो सीधा होता है, फिर ऊपर वाले कटिंग सीधा होता है, फिर आपस में लास्ट में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इसलिए उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, कटिंग एंड रीसीलिंग एंजाइम।
और कहता है इस एंजाइम का नाम प्रोकैरियोट में अलग है, उसको बोलते हैं डीएनए गायरेज। क्या बोलते हैं? डीएनए गायरेज। यानी टोपोआइसोमेरेज एक ही स्टेप में कटिंग भी करता है और रीसीलिंग भी करता है, और इसका नाम जो है वो क्या है? डीएनए गायरेज इन प्रोकैरियोट। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है पूरी तरह? तो आइए, यानी पहला एंजाइम क्या हो गया? हेलिकेज और अनवाइंडेज। दूसरा क्या हो गया? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तीसरा क्या हो गया? टोपोआइसोमेरेज। चौथा जो एंजाइम है उसमें एंजाइम का मेन जो एंजाइम है वो तो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम एक्चुअली नोमेनक्लेचर में बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। बट वहां पे डीएनए पॉलीमरेज 1 भी यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज 2 भी यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी यूज होता है। बट मेनली क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो सबसे फास्टेस्ट डीएनए पॉलीमरेज है। क्लियर है? जो सबसे फास्टेस्ट डीएनए पॉलीमरेज है। 2000 न्यूक्लियोटाइड को 1 सेकेंड में आपस में जोड़ने वाला जो एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्लियर है पॉइंट? वो क्या है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, वो है आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे 3 तरह के डीएनए, और लास्ट में जो आएंगे वो है अपना डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की जरूरत कहां पड़ेगी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यही तो समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डीएनए लाइगेज का यूज होता है डीएनए के टुकड़े टुकड़े वाले सेगमेंट को जोड़ने में। ठीक है? टुकड़े टुकड़े, आप जानते होंगे देश में भी टुकड़े टुकड़े गैंग है। बच के रहना वैसे गैंग से, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी बड़ा पीएचडी ज्ञाता हो, पर देश के टुकड़े करने की बात जो करें उससे बच के रहना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग टुकड़े टुकड़े जो बनेंगे डीएनए का फ्रेगमेंट, उसको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि उसको भी जोड़ने का चीज हम लोग सिखाएंगे। हमेशा जीवन में किसी को जोड़ने के लिए तैयार रहिए, किसी को तोड़ने के लिए तैयार नहीं रहिए। तोड़ने से कुछ नहीं मिलता है। एक टुकड़े में, ठीक है, कहा जाता है कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले। तो टुकड़े टुकड़े करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है? अगर आप अकेले हैं तो 100 टुकड़े में भी आप अकेले ही रहेंगे। इसलिए किसी को जोड़िए, किसी को कुछ दीजिए, किसी से, ठीक है, मतलब स्वार्थ बस कुछ लेके, ठीक है, वो मत कीजिए। किसी को देने में जो खुशी है, किसी से ठग के लेने में कोई खुशी नहीं है। इसलिए हमेशा दूसरे को गिव अप करना चाहिए। ठीक है? टेकअप में विश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए अब देखिए, थोड़ी सी बात आपको इधर उधर की बता दी। तो टुकड़ा टुकड़ा जो है, यहां भी टुकड़ा टुकड़ा बनेगा, बट एक ही टेम्पलेट पे टुकड़ा टुकड़ा बनेगा, और वो रशियन साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अभी आते हैं उस पर, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी उस मैकेनिज्म पे आते हैं, आप समझ जाइएगा पूरा। अब आप आइए, कहता है थोड़ा सा इधर देख लें। कहता है कि रिक्वायर्ड ए सेट ऑफ कैटलिस्ट और एंजाइम, यानी डीएनए एप्लीकेशन में सेट ऑफ एंजाइम। फिर से एक बार एंजाइम का नाम आपको बताते हैं। पहला कौन? हेलिकेज और अनवाइंडेज। दूसरा कौन सा? दूसरा एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तीसरा कौन सा? टोपोआइसोमेरेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग ये प्रोकैरियोट बोलते हैं डीएनए गायरेज। ठीक है? फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। इन तीनों के डिस्क्रिप्शंस अभी आपको बताएंगे। और फिर आता है कौन? डीएनए लाइगेज। क्लियर है पॉइंट? डीएनए लाइगेज। कुल 7 एंजाइम, बट 5 एंजाइम कंसीडर की जाती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तीनों एक ही हेडिंग के अंतर्गत एनसीईआरटी ने लिखा है। ठीक है? लेकिन मैं आपको अलग अलग थोड़ा सा बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। कहता है हेलिकेज और अनवाइंडेज, ये क्या करेगा? ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड एंड अनवाइंड बोथ हेलिक्स एंड अनवाइंड द बोथ हेलिक्स। क्लियर है पॉइंट? अब आइए एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है? स्टेबलाइज्ड एक्सपोज्ड सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी कि कहता है एसएसबीपी क्या करता है? जो सिंगल स्ट्रैंडेड, जो दोनों एक एक सिंगल स्ट्रैंड अलग हो गया,
अनवाइंड होने के बाद उसको ये क्या करता है, स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है। बट पूरी सफलता नहीं मिलता, पूरी सफलता नहीं मिलता, इसलिए आना पड़ता है किसको, टोपो आइसोमेरेज को। सुपर क्वाइलिंग टेंशन को दूर करने के लिए उसके लिए वो क्या करेगा, कटिंग भी करेगा और रीसीलिंग भी करेगा। पूछेगा एक ही ऐसा एंजाइम बताइए जो दोनों काम खुद एक ही एंजाइम करता हो, कटिंग रीसीलिंग का। ऐसे कटिंग का काम कौन करता है मालूम, न्यूक्लियस, और रीसीलिंग का काम कौन करता है, लाइगेज। बट कटिंग रीसीलिंग दोनों का नाम पूछेगा तो आप कहिएगा, ठीक है, टोपो आइसोमेरेज और डीएनए गायरेज। क्लियर है पॉइंट। तो देखिए कहता है डीएनए पॉलीमरेज, अब यहां टोपो आइसोमेरेज डीएनए गायरेज इन प्रोकैरियोट रिलीज टेंशन ऑफ सुपर क्वाइलिंग बाय, यहां पे लिख दीजिएगा, बाय कटिंग एंड रीसीलिंग, कटिंग एंड रीसीलिंग बोथ, बाय कटिंग एंड रीसीलिंग बोथ, ठीक है। दोनों काम एक स्टेप में करता है। अब आइए डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, इसको आप अच्छे से समझिए, यहां से कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है उसी को बोलते हैं कॉर्नबर्ग एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको, कॉर्नबर्ग एंजाइम, क्योंकि आर्टिफिशियल डीएनए का खोज भी कॉर्नबर्ग ने ही किया है। आर्टिफिशियल डीएनए का खोज कॉर्नबर्ग, आर्टिफिशियल आरएनए का खोज ओखोवा ने किया है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल डीएनए का खोज किया है कौन, कॉर्नबर्ग, इसलिए इसको डीएनए पॉलीमरेज 1 को हम लोग बोलते हैं कॉर्नबर्ग एंजाइम, ठीक है। कहता है एक्शन, अब देखिए इसका क्या है, कहता है ये दोनों डायरेक्शन में एक्शन करता है, ठीक है। कहता है 5 to 3 डायरेक्शन में इसका एक्शन होगा, बट ये 3 to 5 डायरेक्शन में भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर सकता है, यानी कि ये काटने का, यानी कि डीएनए को काटने की बात हो तो ये 3 to 5 प्राइम में भी काट सकता है, यानी टेल टू हेड भी काट सकता है। बट डीएनए पॉलीमरेज की एक विशेषता होती है, वहीं पे वो राज छुपा हुआ है और वहीं पे मैकेनिज्म अभी आएगा। डीएनए पॉलीमरेज की एक विशेषता होती है, इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज 5 to 3 प्राइम सीक्वेंस, यानी ये 3 to 5 पे कभी काम नहीं करेगा, ये हमेशा 5 to 3 पे ही काम करेगा, ठीक है। लगी समझ, तो याद रखिएगा। फिर आइए डीएनए पॉलीमरेज 2 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि ये काटने का काम करेगा। 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, कहता है एड्स 1000 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट, ठीक है। देखिए ये जो है ना ये 1000 न्यूक्लियोटाइड को पर मिनट आपस में जोड़ता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये पर मिनट जोड़ता है, ठीक है। और कहता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 1 ये 1000 पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 1000 को जोड़ता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 2 मात्र 50 न्यूक्लियोटाइड को 1 मिनट में जोड़ता है, बट डीएनए पॉलीमरेज 3 2000 न्यूक्लियोटाइड को मिनट में नहीं सेकेंडों में जोड़ता है, वही लिखा हुआ है। देखिए डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, कॉर्नबर्ग एंजाइम, एक्शन 5 to 3 डायरेक्शन, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एड्स, ठीक है, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट। क्लियर है। दूसरा देखिए डीएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है, ये क्या है, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, क्या है, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, रिमूव आरएनए प्राइमर एंड थाइमिन डाइमर। अब देखिए यही एक ऐसा है जो आरएनए प्राइमर को क्या करेगा, हटाएगा, आरएनए प्राइमर को वहां से हटाएगा। आरएनए प्राइमर का हम यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे हम बताने जा रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है। आरएनए प्राइमर का हम यूज करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे जिससे आप समझ जाइए। तो आरएनए प्राइमर का हम यूज करेंगे, ठीक है, एक स्ट्रैंड पे हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा। तो बताइए आरएनए प्राइमर के लिए हमें क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 2, उसको रिमूव करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 2 चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा डीएनए पॉलीमरेज 2 चाहिए। और तीसरा देखिए डीएनए पॉलीमरेज 3 कहता है ये मेन पॉलीमरेज एंजाइम है, फास्टेस्ट पॉलीमराइजिंग एंजाइम, 5 प्राइम to 3 प्राइम में काम करेगा, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करेगा, और कहता है एड्स 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, मिनट भी नहीं,
पर सेकेंड। क्लियर है पॉइंट? ये पर सेकेंड ये करेगा, ठीक है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए कहता है मेन इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसी को क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसी को बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। कहता है ई कोलाई में, ध्यान दीजिएगा, ई कोलाई में कितना बेस पेयर होता है? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। और हमारे आप में एक सेल के अंदर डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम में डीएनए जो होती है उसमें कितना बेस पेयर होता है? 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, याद रखिएगा, डाटा हमेशा पूछता है। और इसमें कितना? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर, ठीक है। तो समझिए इतना फास्टेस्ट ये जो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो हम बोल रहे हैं, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या हमने बताया? सबसे फास्टेस्ट वर्किंग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये 1 सेकेंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। वैसे फास्टेस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये है, बट आपको अगर कोई पूछ दे फास्टेस्ट वर्किंग एंजाइम तो आप बोलिएगा जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज। 36 मिलियन पर मिनट होता है उसकी टर्नओवर नंबर, तो फास्टेस्ट में तो वही रहेगा। हाँ, फास्टेस्ट वर्किंग पॉलीमरेज एंजाइम पूछेगा तब आप कहिएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। बोलिए क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ह्यूमन में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, और ये ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस। ये मात्र 18 मिनट में ही पूरा कर देता है। उसी हिसाब से आप इसका अंदाजा लगा लीजिए, 18 मिनट में कंप्लीट कर देता है डीएनए पॉलीमरेज इसका क्या? रेप्लिकेशन। ओनली इन 18 मिनट ये पूरा का पूरा कर देता है। बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अब देखिए कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये तो अभी रहेगा, ये मैं थोड़ी देर में आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब ये टोटल, ये जो इंजाइम की बात है, तो इंजाइम की बात में आप समझ गए टोटल, यानी कि फिर से मैं बताता हूं, यहां पे 7 इंजाइम टोटल काम कर रहे हैं। सेट ऑफ इंजाइम में 7 इंजाइम है, जिसमें 3 इंजाइम तो डीएनए पॉलीमरेज का ही पार्ट है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आता है? डीएनए लाइगेज। 4 ये हो गया। सबसे ऊपर में 1, 2, 3 कौन आता है? हेलिकेज और अनवाइंडेज। दूसरा इंजाइम जो है वो है आपका एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और तीसरा जो आपका है वो क्या है? टोपो आइसोमेरेज और डीएनए काइनेज। ठीक है, सबके फंक्शंस, सबके ये पूरा अच्छे से आप नोट, उसके बाद आप मैकेनिज्म पे आइएगा। ठीक है, पूरे एंजाइम को देखने के बाद उसके मैकेनिज्म पे आप आइएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि डीएनए का ये 2 स्ट्रैंड है, डीएनए का ये आपको 2 स्ट्रैंड है, ठीक है। ये आपको मैंने क्या बोला? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये आपका क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, पहले तो ये जानिए कि दोनों स्ट्रैंड को पूरी तरह खोल नहीं सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो उसको हम खोल नहीं सकते, यानी कि इसको पूरे हम ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। इसको हम लोग क्या करते हैं मालूम है? इसको बस ऐसे ही यहां तक बना के ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बना, ऐसे वाई कैसा होता है? ठीक है, ये ऐसे वाई होता है, तो बस इसको उल्टा कर दीजिए, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, यानी ये एक्चुअली में ऐसे है। ठीक है, तो ये जो बना हुआ है
इसको बोलते हैं वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं? वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? कहता है वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। एक बात मैं बता दूं, डीएनए पॉलीमरेज खुद से रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं करता। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज खुद अपने आप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, और या अपने आप में कैपेसिटी नहीं है डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने का, बिल्कुल अपने आप में कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये जानिए कि डीएनए पॉलीमरेज सबसे फास्ट पॉलीमराइजेशन करता है बट इनिशिएट नहीं कर सकता। ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बताइएगा, ध्यान दीजिए। और डीएनए पॉलीमरेज के बारे में मैंने क्या बोला है? बड़ी स्पेसिफिक होता है, वो एक ही डायरेक्शन में एक्शन कर सकता है, एक ही डायरेक्शन में पॉलीमरेज ये न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ सकता है, और वो डायरेक्शन क्या है? 5 to 3 प्राइम। कभी भी 3 to 5 प्राइम में वर्क नहीं करेगा डीएनए पॉलीमरेज। देखिए कितना स्पेशल है, स्पेसिफिक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए, ये जो हमारा है इसको ऐसे ओपन कर दिया, तो बताइए ये अगर मान लीजिए 5 प्राइम है तो इसको 5 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, ठीक है, मान लिया आपने। अब देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर आपने ध्यान दे दिया 5 मिनट तो आपको ये पूरा का पूरा क्लियर होगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये क्लियर नहीं होगा। अब यहां पे क्या कहता है सो देखिए, एक टेम्पलेट ये हो गया, एक टेम्पलेट ये हो गया, यानी इसी को मैं इधर उठा के ला रहा हूं। देखिए यहां पे ये टेम्पलेट, अच्छे से खाली समझने के लिए मैं इसको अलग बना रहा हूं। ये टेम्पलेट 1 और एक टेम्पलेट ये हो गया, टेम्पलेट 2। ये हो गया क्या आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, इधर लिख देता हूं, रुक जाइए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये टेम्पलेट 1, ये यहां पे लिखता हूं टेम्पलेट 2, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, इसको ऐसे समझिए। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। अब देखिए आपने क्या पढ़ा है? डीएनए रेप्लिकेशन ओनली अकर्स इन 5 to 3 डायरेक्शन। तो बताइए कौन सा सुटेबल है डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के एक्शन के लिए? कौन सा ज्यादा सुटेबल लगता है? ये है सुटेबल। क्यों? ये टेम्पलेट जो है खुद है क्या 3 to 5, तो इस पे आसानी से 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में हो जाएगा, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में हो जाएगा, कंटिन्यूअसली होगा, ठीक है, कोई रोक ठोक नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सुटेबल है उसके लिए। ये टेम्पलेट जो है बिल्कुल सुटेबल है। ये टेम्पलेट पहले से क्या है 3 to 5, तो इस पे जो नया टेम्पलेट बनेगा, जो न्यू बनेगा, वो क्या बनेगा 5 to 3 प्राइम में बनेगा, और 5 to 3 प्राइम में आप जानते ही हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो स्पेसिफिसिटी है कि 5 to 3 डायरेक्शन में ही काम करेंगे, वो यहां पे 100% फुलफिल हो रहा है। इसलिए यही टेम्पलेट डिजर्व करता है डीएनए पॉलीमरेज के एक्शन के लिए, यानी कि ये 3 to 5 डायरेक्शन में जो टेम्पलेट है उस पे नया डीएनए जो बनेगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट? जरा अब इसका हाल देखिए, ये है 5 to 3 प्राइम, यहां पे, ठीक है, यहां पे एंजाइम एक्ट नहीं करेगा, ये ऐसे एक्ट नहीं करेगा, ये 3 to 5, और ये जानते हैं ये एंटी पैरेलल तो है। देखिए ये 5 to 3, 3 to 5 था, तो 5 to 3 डायरेक्शन में एक पूरा स्ट्रैंड बन गया, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन गया, इसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ये तो बन गया, कोई रोक टोक भी नहीं था, सुटेबल था, माहौल सब कुछ सही था, और ये अब एक दूसरे का क्या हो गया एंटी पैरेलल भी हो गया, और ये आगे जाके, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, क्या होगा एक दूसरे को, ठीक है, हेलिकल फॉर्म में ले भी आएंगे। ये होगा 5 to 3 प्राइम, ये होगा 3 to 5 प्राइम, ठीक है, ये ऐसे बन भी जाएगा। लेकिन इसके बारे में जरा उम्मीद कीजिए, यहाँ पे तो होगा नहीं, क्योंकि पहले से ये क्या है टेम्पलेट 5 to 3, और 3 to 5 में कभी डीएनए पॉलीमरेज एक्ट नहीं करता। यहाँ पे क्या होगा कहता है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, ये अगर दीवार है, ठीक है, जो दीवार आप देख रहे हैं वो दीवार पे, या मान लीजिए कि दरवाजे खिड़कियों पे, नया नया जब घर बनता है, दीवार हो या दरवाजे खिड़कियां हो,
वहां पे पहले क्या पेंट किया जाता है? प्राइमर। एक प्राइमर पेंट का यूज किया जाता है, जो कच्चा पेंट होता है, वो प्राइमर के ऊपर पक्का पेंट यूज किया जाता है। यानी प्राइमर के ऊपर क्या यूज किया जाता है? पक्का पेंट। यानी पक्का पेंट प्राइमर के ऊपर ही यूज करते हैं, ठीक है, प्राइमर के ऊपर ही पक्का पेंट यूज करते हैं, ठीक। यानी बाद में प्राइमर का कोई वैल्यू रह जाता है? नहीं। कच्चा पेंट का कोई वैल्यू रह जाता है? नहीं। सिर्फ वो वहां पे बेस बनाने का काम करता है। पक्का पेंट को अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए, पक्का पेंट को अच्छे से फिक्स करने के लिए कच्चे पेंट को यूज करते हैं, कह सकते हैं कि मिसयूज करते हैं। यहां भी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज करेगा आरएनए प्राइमर का, बट आरएनए प्राइमर को बाद में रिमूव भी करवा देगा आरएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा। कहेगा चल हटा तो, ठीक है। यानी आरएनए पॉलीमरेज 2 डीएनए पॉलीमरेज 2 आरएनए प्राइमर को हटाने का काम करे। आरएनए प्राइमर की यहां जरूरत क्यों पड़ती है? यहां क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि ये टेम्पलेट क्या है? 5 to 3। इस पे 3 to 5 डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। देखिए क्या होगा, यहां पे हमें एंटी पैरेलल डीएनए का स्ट्रैंड तो बनना ही है, तभी तो ये डीएनए रेप्लिकेशन पूरा होगा। देखिए यहां पे क्या होगा, कहता है यहां पे आरएनए प्राइमर बनता है। यहां पे जो आरएनए प्राइमर बनता है, ठीक है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये जो आरएनए प्राइमर बनता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है और ये बनता है 5 to 3, 5 to 3, ठीक है। ये क्या बनता है? 5 to 3। ये भी आपका क्या हुआ? 5 to 3। ये भी क्या हुआ? 5 to 3। ये भी क्या हुआ? 5 to 3। इस डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में जब बनता है तो ये जो है यहां पे आप देखिए 3 to 5 है, यहां पे डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा और ये होगा 5 to 3 डायरेक्शन, ये होगा 5 to 3 डायरेक्शन, ये होगा 5 to 3 डायरेक्शन, ये होगा 5 to 3 डायरेक्शन। बोलिए क्लियर है पॉइंट? यानी कि ये हमारा है आरएनए प्राइमर, ये हमारा क्या है? आरएनए प्राइमर, ठीक है, आरएनए प्राइमर। यानी आरएनए प्राइमर का सिर्फ हमने यूज किया डीएनए का जो स्ट्रैंड बनता है, ठीक है, उस पे आगे बढ़ने के लिए। यानी आरएनए प्राइमर का हम यूज क्यों कर रहे हैं? आरएनए प्राइमर का हम यूज कर रहे हैं यानी कि 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3। तो ये जो आरएनए प्राइमर जो है, इसका यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस पे क्या करना है? 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, इसका हमें यूज करना है, ठीक है, उसका हमें यूज करना है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो कहता है ये जो हमें करना है यूज, ठीक है, 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, ये जो हमें यूज जो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये जो आरएनए प्राइमर है, इसका सिर्फ हम मिसयूज कर रहे हैं, इसको थोड़ी देर में हटा देना है, इसको हटा देना है। कैसे हटाना है? इसको हटाएगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज 2। इसको हटाना कौन है? कौन हटाएगा? डीएनए पॉलीमरेज 2। और ये जो है टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे ये हमने हटा दिया। अब देखिए ये आरएनए प्राइमर था, इसको हम हटा देते हैं। इसको हम हटा नहीं रहे, हम बोल रहे हैं कि हम हटा रहे हैं, लेकिन इसको हटाएगा कौन? इसको हटाएगा डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 इसको हटाएगा, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 2 इसको हटाएगा, ठीक है, हटा दिया डीएनए पॉलीमरेज 2। अब बताइए ये जो डीएनए जो बना हुआ है, ये टुकड़ों में बना हुआ है। ये डीएनए किस में बना हुआ है? टुकड़ों में बना हुआ है। ये डीएनए जो बना हुआ है, टुकड़ों में बना हुआ है, ये 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, ओवरऑल ये क्या है? 5 to 3। और ये पहले से क्या था? 5 to 3। तो बताइए ये एंटी पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। बट अब देखिए ये फ्रेगमेंट में बना हुआ है, ये डीएनए भी फ्रेगमेंट में बना हुआ है, ये डीएनए फ्रेगमेंट में बना हुआ है, ये डीएनए फ्रेगमेंट में बना हुआ है, ये डीएनए भी फ्रेगमेंट में बना हुआ है, ठीक है। यानी ये डीएनए का जो नया स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूअस बना था, ये जो बना था वो कंटिन्यूअस बना था, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, या इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। बट ये क्या बना? चूंकि आरएनए प्राइमर का हेल्प लिया गया, इसलिए ये टुकड़ों में बना है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूअस
डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, स्ट्रैंड, और ठीक है इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, यानी डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड इसको बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ये टुकड़ों टुकड़ों में बनेगा, टुकड़ों टुकड़ों में बनेगा, यानी कि डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड। अब टुकड़े में बना, इसको जोड़ने वाला भी तो कोई एंजाइम चाहिए। कहता है यस, इसको जोड़ने वाला जो एंजाइम चाहिए, ठीक है, वही तो है डीएनए लाइगेज। कौन है? डीएनए लाइगेज, यानी कि वही है आपका डीएनए लाइगेज जो इस फ्रेगमेंट को आपस में क्या करेगा? जोड़ेगा। और जानते हैं इस फ्रेगमेंट का, यानी कि ये जो लैगिंग स्ट्रैंड जो बना है, जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना है, उसका खोज किया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम है ओकाजाकी, OKAJAKI, इसलिए इसका फ्रेगमेंट का नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इस फ्रेगमेंट का क्या नाम है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, उसका नाम क्या है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, इसी ओकाजाकी फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ता है कौन? डीएनए लाइगेज, और तब जाके पूरा का पूरा एक स्ट्रैंड बनता है। बट वो स्ट्रैंड क्या है? टुकड़ों टुकड़ों। ओरिजिनल में क्या है? वो टुकड़ों टुकड़ों में स्ट्रैंड है। इसलिए इस स्ट्रैंड को हम लोग कंटिन्यूअस स्ट्रैंड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, या इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जबकि इस टेम्पलेट पे क्या हुआ था? ये टेम्पलेट चूंकि क्या था? 3 to 5 प्राइम था। ये टेम्पलेट क्या था? 3 to 5 प्राइम, इसलिए इस पे 5 to 3 प्राइम में कंटिन्यूअस एक नया स्ट्रैंड बन गया था। लेकिन ये हमारा क्या था? 5 to 3, और आप जानते हैं ये पहले से 5 to 3 है, तो इस पे जो बनेगा वो तो 3 to 5 बनना चाहिए था, और डीएनए पॉलीमरेज 3 to 5 एक्ट नहीं करता था। इसलिए इस पे किसका हेल्प लिया गया था? आरएनए प्राइमर का, और तब जाके टुकड़ों टुकड़ों में 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3 ये नया स्ट्रैंड बना। किसका बना? डीएनए का। तो यही आपका है ओवरऑल डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, इसमें आपने क्या सीखा? इसमें आपने सीखा कि एक डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, 5 to 3 प्राइम एक और 3 to 5 प्राइम एक, ये एक ओल्ड डीएनए के जिससे हम नया डीएनए बनाने जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? टेम्पलेट डीएनए। तो टेम्पलेट डीएनए में 2 स्ट्रैंड, तो 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड, दोनों पे एक एक नया स्ट्रैंड बनेगा। तो एक स्ट्रैंड, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो तो लगातार बनेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। एक जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, क्योंकि वहां पे आरएनए प्राइमर का हेल्प लिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, या डीएनए रेप्लिकेशन इज, ठीक है, सेमी डिसकंटिन्यूअस या सेमी कंटिन्यूअस, दोनों एक ही बात है। सेमी, सेमी मतलब हाफ, हाफ कंटिन्यूअस बोलिए या हाफ डिसकंटिन्यूअस बोलिए। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट योर डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें हमने 5 ग्रुप, ये 5 एंजाइम का नाम लिया है, उसमें एक तो ग्रुप ऑफ एंजाइम है जिसमें आपको क्या है? डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, बट मेन एंजाइम कौन है? डीएनए पॉलीमरेज 3, जो फास्टेस्ट वर्किंग डीएनए पॉलीमरेज है, जो 1 सेकेंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। ये पूरे डीएनए रेप्लिकेशन में सिर्फ आपको यहीं पे एक ट्विस्टिंग पॉइंट है। पॉइंट ये है, लास्ट में फिर से एक बार सुनिए, पॉइंट ये है कि डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड है उसमें जो टेम्पलेट होगा 3 to 5, उस पे लगातार 5 to 3 प्राइम में वर्क करने वाला एंजाइम आसानी से काम करेगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज एक्ट इन 5 to 3 डायरेक्शन। तो 5 to 3 डायरेक्शन ये अपने आप यहां पे हो जाएगा, क्योंकि यहां पहले से क्या है? 3 to 5, लेकिन यहां पे क्या है? 5 to 3, तो इसका जो एंटी पैरेलल होगा वो क्या होगा? 3 to 5। 3 to 5 में कभी काम नहीं करता डीएनए पॉलीमरेज, इसलिए यहाँ पे किसका हेल्प लेना पड़ेगा? आरएनए प्राइमर का। और आरएनए प्राइमर को दिखाने के लिए मैं ये मिटा दिया था, आपको फिर से मैं बताता हूं। ये होता है 3 to 5, 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 और इस पे ये बन गया 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3। बोलिए, क्लियर है? और देखिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे ये लिखा प्रिक, ओरी, पोएम। देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर बोन
कांट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, रेप्लिकेशन, ऑल्सो इट डज नॉट स्टार्ट रैंडम टू एनी साइट। कहता है डीएनए पॉलीमरेज ऐसा नहीं है कि वो इनिशिएट करता है डीएनए रेप्लिकेशन को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जहां से मर्जी हो वहां से शुरू होगा, ऐसा भी नहीं है। ये नहीं है कि एक पूरा का पूरा स्टैंड है, यहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, नो, यहां से शुरू हो जाएगा, नो, यहां से शुरू हो जाएगा, नो, उसके लिए एक साइट होता है। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू करने का एक साइट होता है, उसको बोलते हैं ओरी साइट। ओरी साइट का पूरा नाम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये समझ जाइए, यहां पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको नीट में आएगा। ओरी साइट, ORI, ओरी साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट किया जाता है, जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है। क्लियर है? तो डीएनए पॉलीमरेज डिसाइड नहीं करता कि ओरी साइट कौन होगा, ओरी साइट खुद डिसाइड होता है जीन के द्वारा। ठीक है, तो कहता है ये ओरी जीन ओरी साइट को डिसाइड करता है, और ओरी साइट जो होता है वो प्रोकैरियोट में ओनली 1 होता है और यूकैरियोट में मेनी होता है। यूकैरियोट में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, 2, 4, 5, और प्रोकैरियोट में एक ही होता है। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे एक ट्रिक है, POEM, ओरी साइट के लिए ट्रिक है, ओरी साइट के लिए ये ट्रिक है OM। E से प्रोकैरियोट, O से ओनली 1, E से यूकैरियोट, M से मेनी। यानी ये यूकैरियोट में क्या होगा? मेनी, और प्रोकैरियोट में क्या होगा? ओनली 1। कौन? ओरी साइट। ठीक है, जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो ये सारा कुछ हमने बताया। ये आपको क्या था? ये था डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो किसके लिए होगा? वो होगा आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए से आरएनए के बनने की कहानी। तो ट्रांसक्रिप्शन के अगले वीडियो से पहले इसको आपको समझने के लिए जब हमारा लेक्चर वीडियो सुन लीजिएगा, आपको 2 बार एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर 2 बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपको लिखना भी आ जाएगा, और इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से जो नीट में क्वेश्चन आएगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप समझ जाइए, ये 2 बार पढ़िएगा तभी। अपने टीचर की बात मानिए और एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर का बोर्ड में भी आता है और नीट में भी 1-2 क्वेश्चन यहां से आ सकता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।